सुबह का वक्त था। पीटर बालकनी में खड़ा नीचे देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। तभी उसकी बीवी उठी और मुस्कुराकर बोली, हाय पीटर, गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुबह कैसे उठ गए? पीटर ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने रेलिंग पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दी। एक पल में सब खत्म हो गया। नीचे लोग जमा हो गए, पर किसी को समझ नहीं आया कि पीटर ने ऐसा क्यों किया। पीटर की बीवी पीटर की खुशी की वजह कभी नहीं जान पाई और ऐसे ही इस घटना को 3 साल बीत गए। योको नाम की एक होम नर्स एमा विलियम की देखरेख के लिए उसके घर पहुंची थी। घर पर कोई नहीं था। एमा की बहू जेनिफर एक नोट छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि वो बाजार जा रही है और थोड़ी देर में वापस आएगी। एमा डिमेंशिया नाम की दिमागी बीमारी से जूझ रही थी, एक ऐसी हालत जिसमें इंसान की याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। ऐसे मरीज अक्सर खुद की ही दुनिया में खोए रहते हैं और आसपास की चीजों पर कम ही ध्यान देते हैं। योको ने पहले एमा की देखभाल की, उन्हें दवाइयां दी और उसे सुला दिया। इसके बाद वो घर की सफाई में लग गई। जब वो ऊपर के कमरे में पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे छत पर कोई चल रहा हो। उसने ध्यान से सुना तो महसूस हुआ कि ये आवाज ऊपर एटिक से आ रही थी और एटिक का दरवाजा उस कमरे के क्लोजेट के अंदर था। योको ने क्लोजेट खोला और धीरे से एटिक का दरवाजा खोलकर ऊपर झांकने लगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती बनने वाली थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक डरावना चेहरा अचानक उसके सामने आ गया। सफेद मुर्दा सा चेहरा, मानो किसी मृत आत्मा की झलक हो। योको कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस औरत ने उस पर हमला कर दिया और उसे ऊपर एटिक में खींच लिया। योको ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। दूसरी तरफ कैरन नाम की एक और केयर वर्कर हाल ही में टोक्यो आई थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ केयर वर्कर की नौकरी भी कर रही थी। जब वो अस्पताल पहुंची तो मैनेजर एलेक्स ने उसे एक फाइल थमाते हुए कहा, कैरन, ये है तुम्हारी पहली पेशेंट, एमा विलियम्स। ये वही पेशेंट थी जिसकी देखभाल का जिम्मा योको ने उठाया था। मैनेजर ने कैरन को बताया कि वो योको से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से मैनेजर ने आज के दिन एमा को संभालने का काम कैरन को सौंपा। एलेक्स ने कैरन को बताया कि एमा डिमेंशिया से ग्रसित है। डिमेंशिया का नाम सुनते ही कैरन को पसीना छूटने लगा। कैरन को अंदाजा था कि डिमेंशिया के पेशेंट को संभालना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि एलेक्स ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं पूरे दिन यहीं रहूंगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बेझिझक फोन कर लेना। कैरन के लिए उसकी पहली पेशेंट ही एक चुनौती बन गई थी। कैरन अमेरिका से थी और जापान में नई होने की वजह से भाषा और माहौल से थोड़ी परेशान थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लोगों से रास्ता पूछते हुए किसी तरह एमा के घर तक पहुंची गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। कैरन थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, फिर भी वो अंदर गई। अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा एलेक्स ने बताया था। एमा बहुत ही खराब हालत में थी और घर के अंदर हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। कैरन ने एमा की देखभाल शुरू कर दी। उसने एमा से बात करने की कोशिश की, लेकिन एमा एक शब्द भी नहीं बोली। किसी भी प्रतिक्रिया के बिना बस शून्य में ताकती रही। कैरन ने उसे धीरे धीरे सुलाया और फिर घर की सफाई में लग गई। कैरन घर की सफाई करते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंची। अचानक एक कमरे से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दीवार को धीमे धीमे खुरच रहा हो। कैरन कुछ पल के लिए रुकी और ध्यान से सुनने लगी। आवाज साफ साफ उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। मन में घबराहट लिए कैरन ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जो पूरी तरह टेप से बंद की गई थी। ये देख कैरन के चेहरे पर एक सवालिया निशान उभरा। तभी अलमारी के भीतर से बिल्ली की धीमी सी आवाज आई। कैरन को लगा कि शायद कोई बिल्ली अंदर फंसी हुई है, जिसे अगर जल्द बाहर ना निकाला गया तो उसकी जान जा सकती है। कैरन ने बिना देर किए जल्दी जल्दी सारे टेप खींचकर फाड़ दिए और घबराते हुए अलमारी का दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खोलते ही कैरन ठिठक गई। अंदर कोई बिल्ली नहीं, बल्कि एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने उत्सुकता में डायरी उठाई ही थी कि तभी पीछे से एक बिल्ली के गुर्राने की डरावनी आवाज आई। कैरन ने घबराकर सामने देखा तो दंग रह गई। सामने एक बच्चा जमीन पर बैठा था, जिसने एक काली बिल्ली को गोद में दबोचा हुआ था। उस बच्चे के चेहरे और घुटनों पर पट्टियां बंधी थी, जैसे उसे गहरी चोट लगी हो। बच्चा कैरन की तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था और उसकी काली बिल्ली भी कैरन को देखते हुए बेहद डरावनी आवाज में गुर्रा रही थी। कैरन ने घबराहट में तुरंत एलेक्स को फोन लगाया। जैसे ही एलेक्स ने कॉल उठाया, उसे कैरन की आवाज सुनकर चिंता होने लगी। कैरन की आवाज कांप रही थी और उसकी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी।
कैरन ने एलेक्स को बताया कि घर के ऊपर वाले कमरे की अलमारी में उसे एक बच्चा बैठा मिला है। किसी ने उस अलमारी को टेप से पूरी तरह सील कर दिया था, मानो उसे जानबूझकर बंद किया गया हो। उसने परेशान स्वर में एलेक्स से गुजारिश की कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। एलेक्स ने कैरन की परेशानी महसूस की और कहा कि वो तुरंत पहुंच रहा है। फोन कटते ही कैरन बेचैनी में इधर उधर टहलने लगी। उसे साफ लग रहा था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। इसी बीच उसकी नजर फिर उस डायरी पर गई जो उसे अलमारी में मिली थी। कैरन ने उत्सुकतावश उसे खोलकर देखा, लेकिन अंदर जो कुछ लिखा था वो उसकी समझ के बाहर था। डायरी के सारे पन्ने जापानी भाषा में भरे हुए थे। अचानक उसकी नजर एक आधी फटी हुई तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर पीटर की थी। पीटर वही आदमी है जिसने कहानी की शुरुआत में खुशी की थी। कैरन वहां से जाने के लिए पलटी ही थी कि तभी उसकी नजर सामने डेस्क पर रखी एक और तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर पहले ही फाड़ी जा चुकी थी और बाद में किसी ने इसके टुकड़ों को सावधानी से टेप लगाकर जोड़ा था। कैरन ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो पाया कि ये एक परिवार की फोटो थी, जिसमें एक पति पत्नी और उनका बच्चा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। फोटो में उस बच्चे ने अपनी गोद में एक काली बिल्ली को पकड़ रखा था। कैरन के मन में सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि ये वही बच्चा था जिसे उसने कुछ देर पहले ही अलमारी के अंदर सहमे हुए देखा था। कैरन अभी इसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा सीढ़ियों पर बैठा था और कैरन की तरफ बिना पलक झपकाए अजीब सी नजरों से देख रहा था। कैरन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस बच्चे से उसका नाम पूछा। कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद उस बच्चे ने बेहद भारी और धीमी आवाज में जवाब दिया, तोशियो। तभी अचानक ड्राइंग रूम में फोन की घंटी जोर से बज उठी। कैरन चौंकते हुए तेज कदमों से वहां पहुंची, लेकिन जब तक वो फोन तक पहुंचती कॉल कट हो चुका था। घर के मालिक मैथ्यू की बहन सूजन ने एक वॉइस नोट छोड़ा था। सूजन ने चिंतित स्वर में कहा, मैथ्यू क्या तुम घर पर हो? मैं ऑफिस का काम खत्म करके घर जा रही हूँ, रास्ते में ही हूँ, इसलिए तुम जब भी फ्री हो मुझे कॉल कर लेना। मैथ्यू मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, फोन करना मत भूलना प्लीज। कैरन अभी उस वॉइस नोट के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे अपने पीछे वाले कमरे से कोई साया गुजरता दिखाई दिया। कैरन का दिल तेजी से धड़क उठा। वो कमरा वही था जहां एमा आराम कर रही थी। कैरन ने घबराते हुए धीमे कदमों से कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी नजर सीधे एमा पर पड़ी। एमा बिस्तर पर पड़ी छत की तरफ देखते हुए कुछ धीमे स्वर में लगातार बुदबुदा रही थी। कैरन ने एमा से पूछा कि वो किससे बात कर रही है। इस पर एमा ने अजीब सा जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। एमा की आंखों में साफ दहशत नजर आ रही थी। कैरन ने एमा को समझाने और शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल कमरे की छत के एक कोने से अचानक एक साया तेजी से दीवार पर फैलने लगा, मानो वो खौफनाक साया पूरे कमरे को अपनी चपेट में लेना चाहता हो। एमा की नजर उस साए पर पड़ी। उसने इशारे से कैरन को उस साए के बारे में सचेत करने की कोशिश की, पर तब तक वो साया कैरन के काफी करीब आ चुका था। जैसे ही कैरन ने उस साए को देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। इसी के साथ कहानी कुछ दिनों पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। विलियम परिवार हाल ही में टोक्यो आया था। मैथ्यू विलियम अपनी पत्नी जेनिफर, बहन सूजन और माँ एमा के साथ एक नया घर खरीदने की तलाश में था। उस दिन वे सब एक घर देखने पहुंचे थे, जहां एक ब्रोकर बेहद उत्साह से उन्हें जगह दिखा रहा था। घर का मुआयना करते वक्त अचानक एमा कहीं गायब हो गई। एमा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए जब वो दिखाई नहीं दी तो मैथ्यू थोड़ा बेचैन हो उठा। उसने सूजन की ओर देखा और इशारों से उसे ऊपर जाकर माँ को देखने के लिए कहा। सूजन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची और एक कमरे में दाखिल हुई। वहां पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। एमा बिना किसी हलचल के खड़ी थी और एक टक छत की ओर घूरे जा रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया हो। थोड़ी देर में मैथ्यू और जेनिफर भी ऊपर आ गए, लेकिन एमा की विचित्र स्थिति उनकी नजरों से बची रही। वे दोनों अब भी घर की बनावट और सजावट में ही उलझे हुए थे। उन्हें ये जगह बेहद पसंद आ रही थी। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस घर को वे अपना भविष्य बनाने के लिए देख रहे हैं, वही उनके जीवन का सबसे डरावना अध्याय साबित होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकर की नजर बाथरूम की ओर गई। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका ध्यान सीधे बाथटब पर गया, जो किसी पुराने कुएं की तरह काले, बदबूदार और गंदे पानी से लबालब भरा हुआ था। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर क्लाइंट ने यह देखा तो पूरा सौदा हाथ से निकल सकता है। बिना समय गंवाए उसने झुककर बाथटब का ड्रेन स्टॉपर निकालने की कोशिश की,
ताकि पानी जल्दी से निकल जाए। लेकिन जैसे ही उसका हाथ पानी के अंदर गया, एक हाथ अचानक भीतर से निकलकर उसकी कलाई जकड़ बैठा। ब्रोकर के होश उड़ गए। उसके सामने पानी की सतह पर किसी मुर्दे जैसा भयानक चेहरा उभरने लगा, फीका, विकृत और मृत जैसी आंखों वाला चेहरा। डर के मारे ब्रोकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों में बाल चिपके हुए थे। उसने अपना हाथ झटका और लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मैथ्यू बाथरूम के दरवाजे पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्साह था। उसने ब्रोकर को बताया कि उन्होंने घर पसंद कर लिया है और वो इसे खरीदना चाहता है। मैथ्यू की बात सुनकर ब्रोकर एक पल के लिए सहम गया, लेकिन फिर उसने उस भयावह अनुभव को वहीं निगल लिया और जितनी जल्दी हो सके सौदा पक्का करवाकर वहां से निकल गया। अगली सुबह एमा अपने कमरे में बेसुध पड़ी हुई थी, जैसे किसी गहरी थकान या मानसिक झटके ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया हो। मैथ्यू कमरे में आया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए चिंता से कहा कि जब से हम इस घर में रहने आए हैं तब से माँ कुछ ज्यादा ही सो रही हैं। जेनिफर ने धीमे स्वर में बताया कि एमा पूरी रात जागती रही थी, एक पल के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी। जेनिफर खुद भी कुछ परेशान सी लग रही थी। जब मैथ्यू ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने धीरे से बताया कि उसका दिल यहाँ जापान में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैथ्यू ने उसे दिलासा देते हुए वादा किया कि वो जल्द ही अपनी कंपनी से बात करेगा ताकि उसकी पोस्टिंग वापस अमेरिका में हो जाए। उसी दिन दोपहर के वक्त जेनिफर ड्राइंग रूम में लेटी हुई थी। दोपहर की चुप्पी में उसे हल्की नींद आ गई थी, लेकिन अचानक किसी आहट से उसकी आंख खुली। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर रखा खाना और पानी बिखर पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर सब उलट पुलट कर दिया हो। पहली नजर में उसे यही लगा कि शायद एमा ही वहां आई होंगी। वो थोड़ा चिढ़ते हुए एमा के कमरे की ओर बढ़ी। तभी जेनिफर की नजर जमीन पर पड़े छोटे छोटे पैरों के निशानों पर पड़ी। आसपास कचरा बिखरा था। जब जेनिफर उन पैरों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो उसे सीढ़ियों पर एक काली बिल्ली दिखाई दी। तभी अंधेरे से निकला एक नन्हा हाथ बिल्ली को उठा ले गया। जेनिफर ने सोचा कि शायद कोई बच्चा गलती से उनके घर के अंदर आया होगा, इसलिए वो उसे देखने कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन भीतर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, मानो अब वापसी की कोई राह नहीं बची थी। शाम को जब मैथ्यू लौटा तो घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था। एमा कांपती हुई एक कोने में बैठी थी। जेनिफर को पुकारते हुए मैथ्यू ऊपर गया, जहां उसने देखा जेनिफर बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसकी आंखें छत से चिपकी थी और मुंह से घुटी घुटी आवाज निकल रही थी, जैसे किसी भयावह चीज ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। मैथ्यू जेनिफर की हालत देख बुरी तरह घबरा गया। उसने झुककर उसे उठाने की कोशिश की और बुदबुदाया कि उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलानी होगी। तभी अचानक बिस्तर के नीचे से एक बच्चा रेंगता हुआ बाहर निकला। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि तोशियो था। उसका चेहरा इस बार पूरी तरह मुर्दा सा सफेद था और उसके मुंह से निकली एक झकझोर देने वाली चीख ने कमरे की हवा तक जमा दी। मैथ्यू घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। डर से कांपते हुए उसकी आंखें फैल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? पर तभी जेनिफर की अंतिम चीख गूंज उठी और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। तोशियो अब पूरी तरह अपने भूतिया रूप में मैथ्यू पर टूट पड़ा। उसके बाद कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, स्थायी और मौत से भरा हुआ। वर्तमान समय में एलेक्स विलियम फैमिली के घर आ चुका था। जैसे ही वो भीतर के कमरे में पहुंचा, उसका दिल कांप उठा। एमा मृत पड़ी थी और कैरन वहां बैठी छत को एकटक घूरे जा रही थी। कुछ ही देर में पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच की जिम्मेदारी डिटेक्टिव नाकागावा को सौंपी गई थी। नाकागावा और उसके साथी ने एलेक्स से शुरुआती पूछताछ की। जब एलेक्स ने कैरन की हालत के बारे में पूछा तो नाकागावा ने उसे बताया कि कैरन इस समय बेहद डरी हुई है, इसलिए बेहतर होगा कि वो आज रात पुलिस की निगरानी में रहे। नाकागावा ने एलेक्स को एक तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या वो इसमें मौजूद लोगों को पहचानता है। तस्वीर जेनिफर और मैथ्यू की थी। एलेक्स ने दोनों को तुरंत पहचान लिया और उनके बारे में नाकागावा को बताया। नाकागावा ने गंभीर स्वर में बताया कि मैथ्यू और जेनिफर पिछले 2 दिनों से लापता हैं। ये सुनते ही एलेक्स कुछ सोच में पड़ गया, जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। फिर उसने नाकागावा की ओर मुड़ते हुए बताया कि कैरन तो यहाँ सिर्फ 1 दिन के लिए आई थी और एमा की देखभाल जिस नर्स योको के जिम्मे थी वो भी कल सुबह से गायब है। लेकिन एक अजीब बात उसने नोट की, योको की साइकिल अब भी घर के बाहर खड़ी है। नाकागावा एलेक्स की बात सुनकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। जानकारी चौंकाने वाली थी। उसने तुरंत घर की बाकी चीजों की जांच शुरू की और टेलीफोन की कॉल हिस्ट्री देखी। आखिरी कॉल मैथ्यू को किया गया था। जैसे ही नाकागावा ने मैथ्यू का नंबर डायल किया, पूरे घर में रिंगटोन गूंजने लगी। नाकागावा अपने साथी के साथ रिंगटोन का पीछा करते हुए ऊपर के कमरे में पहुंचा। वहां एक कोने में रखे क्लोजेट से आवाज आ रही थी।
जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक मोबाइल रखा हुआ था। उसी क्लोजेट की छत में एक छोटा सा दरवाजा था जो एटिक की तरफ खुलता था। दोनों जब एटिक में पहुंचे तो सामने का दृश्य देख उनकी रूह कांप उठी। वहां मैथ्यू और जेनिफर की लाशें पड़ी थी। तभी नाकागावा के साथी की नजर एक कोने में गई और उसने कांपती आवाज में कहा, सर वो देखिए, वहां क्या पड़ा है। नाकागावा ने झुककर ध्यान से देखा। वहां किसी इंसान का टूटा हुआ जबड़ा पड़ा था, ताजा और जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से खींचकर निकाला हो। कैरन को उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उसकी हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी और वो सामान्य महसूस कर रही थी। इसी कारण डिटेक्टिव नाकागावा उसका बयान लेने अस्पताल पहुंचा। पूछताछ के दौरान नाकागावा ने कैरन से उस रहस्यमयी बच्चे तोशियो और उस पुरानी डायरी के बारे में सवाल किए जिनका जिक्र कैरन पहले भी हल्के तौर पर कर चुकी थी। कैरन ने बताया कि डायरी की लिखावट से उसे अंदाजा हुआ था कि वो किसी औरत की निजी डायरी थी। नाकागावा ने फिर कैरन को एक तस्वीर दिखाई जो उसे उस घर में मिली थी। तस्वीर में तोशियो भी मौजूद था। कैरन की नजर पड़ते ही उसने बच्चे को तुरंत पहचान लिया। वही चेहरा, वही आंखें जो अब भी उसकी यादों में ताजा थी। इसके बाद नाकागावा ने उसे एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्हें उसी घर की अटारी में मैथ्यू और उसकी पत्नी जेनिफर की लाशें मिली थी। शुरुआती जांच के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैथ्यू ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और हत्या कर ली। तभी डिटेक्टिव इगाराशी कुछ अहम जानकारी लेकर अस्पताल पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और हैरानी दोनों झलक रहे थे। उसने नाकागावा को एक तरफ ले जाकर बताया कि वो मैथ्यू की बहन सुजन के अपार्टमेंट की जांच के लिए गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अपार्टमेंट अंदर से बंद था। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती या तोड़फोड़ के निशान नहीं थे और खिड़कियां भी पूरी तरह बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुजन कमरे के भीतर से ही अचानक गायब हो गई हो। इसी के साथ कहानी पीछे लौटती है उसी शाम की ओर, जब सुजन ने ऑफिस से जाने से पहले अपने भाई मैथ्यू को कॉल किया था। जब मैथ्यू ने कॉल नहीं उठाया तो उसने उसके लिए एक वॉइस नोट भेजा और फिर तेज कदमों से बिल्डिंग की सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, मगर मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी घबराई हुई सुजन तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी उसके फोन पर मैथ्यू का कॉल आया। उसने राहत की सांस लेते हुए कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अचानक कॉल कट गया और तभी उसके ऊपर की लाइटें बार बार जलने बुझने लगी। एक अजीब सनसनी ने पूरे माहौल को जकड़ लिया। तभी सुजन के नीचे की सीढ़ियों से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही ध्यान से देखा, उसकी रूह कांप उठी। एक भयानक महिला बर्फ सी सफेद त्वचा लिए किसी जानवर की तरह रेंगते हुए ऊपर की ओर आ रही थी। सुजन ने घबराकर वहां से दौड़ लगा दी और सीधे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंची। कांपती आवाज में उसने उस डरावनी औरत के बारे में बताया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ढाढ़स दिया और फिर खुद सीढ़ियों और बाकी की जगहों को चेक करने के लिए गया, पर वहां उसे कोई नहीं मिला। सुजन कैमरे से ये सब देख रही थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक एक काले रंग की आकृति उसे उभरती दिखने लगी। ये देखकर सुजन की सांस फूल गई और फिर वो वहां से बिना एक पल गवाए घर के लिए रवाना हो गई। जैसे तैसे वो अपने अपार्टमेंट में पहुंची। घर आते ही मैथ्यू का फिर से फोन आ गया। घबराई हुई सुजन ने फोन उठाते ही उस पर झल्लाते हुए कहा, मैथ्यू, आखिर तुम हो कहां? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। मैथ्यू ने जवाब दिया, मैं बस तुमसे ही मिलने आया हूँ। अपार्टमेंट के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारा फ्लैट नंबर भूल गया हूँ। एक बार फिर से बता दो। सुजन ने उसे याद दिलाया कि उसका फ्लैट नंबर 1601 है। इसके बाद वो मैथ्यू का इंतजार करने लगी, लेकिन अगले ही पल में दरवाजे की घंटी बजी। मैथ्यू इतनी जल्दी वहां कैसे आ गया, ये सोचकर सुजन घबरा गई। उसने पीप होल से झांक कर देखा। बाहर सचमुच मैथ्यू खड़ा था। दरवाजा खोलते हुए वो गुस्से से चिल्ला पड़ी, ये सब क्या मजाक बना रखा है? जानते भी हो मुझ पर क्या गुजर रही है? लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। मैथ्यू अचानक गायब हो चुका था। उसी पल सुजन के फोन से फिर वही डरावनी आवाज गूंजने लगी। घबराकर उसने फोन जमीन पर पटक दिया। वो बदहवासी में अपने फ्लैट के अंदर भागी और सीधा बिस्तर में जाकर रजाई में दुबक गई। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि रजाई के अंदर कोई और भी है, कोई जो धीरे धीरे उसकी ओर सरक रहा है। सुजन की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अचानक रजाई के अंदर से वही भूतनी का चेहरा निकला और उसने सुजन को भीतर खींच लिया। सुजन की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और अगले ही पल वो ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। यही वजह थी कि पुलिस को सुजन घर के अंदर कहीं नहीं मिली। इसी के साथ कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है।
शाम में डग रेस्टोरेंट में काम में व्यस्त था, तभी कैरन वहां पहुंच गई। डग ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, तुम्हें तो अभी डिस्चार्ज नहीं मिलना था, कहीं तुम हॉस्पिटल से भागकर तो नहीं आ गई? कैरन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे वहां घुटन हो रही थी, अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था। डग समझ गया कि कैरन को उसके सहारे की जरूरत है। उसने रेस्टोरेंट के मालिक से छुट्टी ली और कैरन को लेकर वहां से निकल पड़ा। जब दोनों बस से कहीं घूमने जा रहे थे, तब कैरन ने धीरे से डग से कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस घर में कुछ था, कुछ जो हमें देख रहा था। मैं और एमा ही वहां थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई और भी मौजूद था। डग उसकी बात ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी कैरन की नजर बस की खिड़की के शीशे पर पड़ी और वहां उसे एक डरावनी औरत की परछाई दिखाई दी। अगले ही पल वही भयानक आवाज गूंज उठी। कैरन की सांसें फिर से तेज चलने लगी। डग ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कैरन ने बस इतना ही कहा, मैं अभी सिर्फ घर जाना चाहती हूँ। घर पहुंचने के बाद कैरन ने खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। उसने बाथरूम में जाकर नहाना शुरू किया ताकि मन को थोड़ी राहत मिल सके। पानी की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थी और वो धीरे धीरे सामान्य महसूस करने लगी थी। लेकिन तभी जब उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ तो एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वहां से किसी हाथ का पंजा बाहर निकल रहा हो। कैरन बुरी तरह डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर अगले ही पल वो हाथ गायब हो चुका था। उधर कैरन का मैनेजर एलेक्स हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक परिचित आकृति पर पड़ी। योको वहां खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे उलझे बालों से पूरी तरह ढका हुआ था और उसकी चाल ऐसी जैसे उसके शरीर में कोई जान ही नहीं बची हो। एलेक्स को वो औरत योको की तरह दिख रही थी। एलेक्स ने घबराते हुए आवाज दी, योको, लेकिन योको ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एलेक्स की ओर देखा तक नहीं और चुपचाप सीढ़ियां उतरने लगी। एलेक्स की निगाह नीचे फर्श पर गई, जहां खून फैला हुआ था। योको के शरीर से लगातार खून बह रहा था, जो सीढ़ियों को पूरी तरह भिगो चुका था। ये देख एलेक्स और भी घबरा गया। उसने दौड़कर कहा, योको क्या हुआ तुम्हें, और तुम इतने दिनों से कहां थी? इस बार योको रुकी। उसने धीरे से मुड़कर एलेक्स की तरफ देखा और एलेक्स की रूह कांप गई। योको का आधा जबड़ा लटक रहा था, मानो किसी ने उसे जबरन फाड़ डाला हो। ये मंजर देखते ही एलेक्स की जोरदार चीख निकल गई। मतलब साफ था, नाकागावा को एटिक में मिला जबड़ा योको का ही था। उधर सुबह सुबह कैरन इंटरनेट पर तोशियो के बारे में सर्च कर रही थी। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद उसे एक पुरानी खबर मिली। आज से 3 साल पहले एक व्यक्ति ताकेओ ने अपनी पत्नी कायाको और इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी। वो परिवार और कोई नहीं बल्कि तोशियो का ही परिवार था। खबर के साथ इंटरनेट पर उनकी तस्वीर भी लगी थी, जो कैरन को अंदर तक हिला गई। इसी खबर में एक और नाम दर्ज था, अमेरिकन प्रोफेसर पीटर कर्क। लिखा था कि इस दर्दनाक घटना के ठीक बाद पीटर ने भी अपनी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। कैरन ने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जरूर जाएगी। अगले ही पल बिना वक्त गंवाए वो घर से निकल पड़ी। सूजन के ऑफिस में डिटेक्टिव नाकागावा उस रात की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे थे, जिस दिन सूजन गायब हुई थी। फुटेज में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक उन्होंने देखा कि ऑफिस के पैसेज में एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति धीरे धीरे करीब आकर कैमरे के पास आई और अपनी भयानक आंखों से घूरने लगी। इसके बाद फुटेज खत्म हो गई। ये सब देखकर नाकागावा का भी गला सूख गया। वो समझ चुका था कि आगे क्या होने वाला है। उधर कैरन प्रोफेसर पीटर कर्क के घर पहुंची थी। वहां उसकी मुलाकात पीटर की पत्नी मारिया से हुई। कुछ बातचीत के बाद कैरन ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे लगता है कि आपके पति की मौत और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, इन सब के बीच कोई ना कोई कड़ी जरूर है। मारिया ने चौंकते हुए पूछा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? कैरन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब डालते हुए कहा, यह समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि पीटर ने जानबूझकर अपनी जान नहीं ली थी। ये सुनकर मारिया का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा छलक उठा। वो तीखे स्वर में बोली, तो फिर उसने बालकनी से छलांग क्यों लगाई? क्या तुम बताना चाहती हो कि मैं अपने पति को जानती ही नहीं थी? मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाई, एक प्राइवेट डिटेक्टिव तक रखा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो? कैरन ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की और उससे मदद की गुहार लगाई। कुछ देर की खामोशी के बाद मारिया ने एक पुराना बॉक्स लाकर उसके सामने रखा। इस बॉक्स में पीटर के कॉलेज के कुछ सामान हैं। मारिया ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, और ये मेरी सबसे अनमोल तस्वीर है। इसी जगह पर हम पहली बार मिले थे। कैरन उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। फिर उसने बॉक्स में रखी एक एक तस्वीर को ध्यान से खंगालना शुरू किया, पर तभी एक अजीब बात ने उसका ध्यान खींचा।
पीटर की हर तस्वीर में एक जापानी औरत बार बार दिख रही थी, हर बार किसी कोने में खड़ी हुई और हर बार पीटर को घूरती हुई। कैरन समझ चुकी थी कि ये महज संयोग नहीं था, कुछ तो था उस औरत में, कोई ऐसा सच जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। दरअसल करीब 3 साल पहले जब पीटर कॉलेज में पढ़ाता था, उसे एक अनजान महिला के प्रेम भरे खत मिला करते थे। आज भी उसके एक पुराने दोस्त ने उसे वैसा ही एक और खत लाकर दिया, उसी महिला की हैंडराइटिंग, वही नाम, कायाको साएकी। उस महिला का कहना था कि वो पीटर के साथ पढ़ती थी, मगर पीटर के जहन में उसका कोई नाम या चेहरा नहीं था। उसने अपने कबर्ड से पुराने खत निकाले, हर एक पर वही नाम और पता लिखा था। शादीशुदा होने के कारण पीटर को चिंता होने लगी, मामला गंभीर हो सकता था। उसने तय किया कि वो इस औरत से जाकर खुद मिलकर सब साफ करेगा और इसी इरादे से वो कायाको के बताए पते की ओर रवाना हो गया। जब पीटर उस पते पर पहुंचा तो घर बेहद शांत और वीरान था। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन भीतर कोई इंसान नजर नहीं आया। उसे बाथरूम की खिड़की में तोशियो दिखाई दिया। पीटर ने उससे पूछा कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, लेकिन तोशियो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खाली थी और चेहरा बिल्कुल भावशून्य। पीटर ने घर के अंदर चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चीज अस्त व्यस्त थी और माहौल में एक अजीब सी सड़ी हुई नमी महसूस हो रही थी। वहीं वर्तमान में कैरन डिटेक्टिव नाकागावा से मिलने पहुंची। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसे उसने नाकागावा को दिखाते हुए गंभीर स्वर में कहा, 3 साल पहले उस घर में जिस औरत की हत्या हुई थी, वो इस आदमी को जानती थी और उसकी मौत के ठीक अगले दिन इस आदमी ने कर ली। नाकागावा तस्वीर को गौर से देखता रह गया। उसकी निगाहें गहराती जा रही थी। कहानी अब किसी आम केस से कहीं ज्यादा डरावनी शक्ल लेती नजर आ रही थी। कुछ पल चुप रहने के बाद नाकागावा ने कैरन की ओर उदास निगाहों से देखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता उसने खुशी की होगी। 3 साल पहले मेरे 3 साथी इसी केस की जांच में लगे थे। 2 की रहस्यमयी मौत हो गई और तीसरा अब तक लापता है। कैरन सन्न रह गई। नाकागावा ने उसकी ओर देखा और कहा, यहाँ माना जाता है कि अगर कोई मौत गहरे सदमे या पीड़ा से होती है तो उसकी अधूरी इच्छाएं उस जगह को श्रापित कर देती हैं। फिर वहाँ सिर्फ मौत नहीं रहती, बल्कि उसका साया, एक ऐसा डरावना असर जिससे कोई नहीं बच सकता। एक बार जो उस परछाई की जद में आ गया, उसका अंत तय है। इतना कहकर नाकागावा चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ वक्त बाद नाकागावा अपने ऑफिस में चुपचाप बैठा पुरानी यादों में डूबा हुआ था। उसकी नजरें मेज पर रखी उन तस्वीरों पर थी जिनमें वो अपने साथियों के साथ मुस्कुराता दिखाई दे रहा था। अब वो चेहरे या तो मिट चुके थे या रहस्यमयी अंदाज से गायब हो चुके थे। नाकागावा ने मन ही मन एक फैसला लिया, वो इस श्राप का अंत करेगा, हमेशा के लिए। वो पेट्रोल से भरा गैलन लेकर उस मनहूस घर पहुंचा। उसने अंदर पहुंचकर गैलन का ढक्कन खोला ही था कि तभी एक हल्की सिसकती हुई बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बाथरूम की ओर से आ रही थी। नाकागावा सावधानी से वहां पहुंचा। बाथटब में एक छोटा बच्चा आधा डूबा पड़ा था। उसकी गर्दन पानी के भीतर थी। नाकागावा ने फौरन उसे खींचकर बाहर निकाला और घबराकर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लेकिन जैसे ही बच्चे ने अपनी आंखें खोली, नाकागावा का दिल कांप उठा। वो तोशियो था। अचानक पीछे से एक परछाई ने नाकागावा पर हमला बोल दिया। वो तोशियो का मरा हुआ पिता था। उसने नाकागावा को जकड़ा और जोर से बाथटब में डुबो दिया। पानी में धंसी नाकागावा की चीखें भी अब इस घर की दीवारों में गुम हो चुकी थी। उधर कैरन जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि डग वहां नहीं था। टेबल पर रखे फोन में उसका वॉइस मैसेज दर्ज था। डग की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। कैरन, तुम सुबह से कहां हो? मैं बहुत परेशान हूँ। हॉस्पिटल से कॉल आया था। एलेक्स और योको अब नहीं रहे। मैंने तुम्हारे रिसर्च पेपर्स देखे हैं। क्या तुम दोबारा उस घर में गई थी? मैं तुम्हें वहीं ढूंढने आ रहा हूँ। कैरन का चेहरा सफेद पड़ गया। अब वो समझ चुकी थी, अगर डग भी वहां गया तो उसका लौटना नामुमकिन है। बिना एक पल गंवाए वो उस श्रापित घर की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ी। कैरन जब उस श्रापित घर पहुंची तो सन्नाटा पसरा हुआ था। डग कहीं नजर नहीं आ रहा था। डग की तलाश में वो जब ऊपर पहुंची तो उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। पीटर, जो 3 साल पहले मर चुका था, वो किसी से फोन पर बात करता दिखाई दिया। कैरन समझ गई कि ये वर्तमान नहीं बल्कि अतीत का कोई दृश्य है जो इस घर की आत्मा अब उसके सामने जीवित कर रही थी। पीटर एक कमरे की ओर बढ़ा और कैरन चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सच के करीब ले जा रही हो। कमरे में पहुंचकर पीटर ठिठक गया। जमीन पर बिखरी हुई सैकड़ों तस्वीरें उसके कदमों के पास थी। हर तस्वीर तोशियो और उसके परिवार की थी, लेकिन एक बात बेहद डरावनी थी। हर तस्वीर में उसकी माँ कायाको का चेहरा बेरहमी से फाड़ दिया गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नफरत में उसकी पहचान मिटा देने की कसम खा ली हो। तभी पीटर की नजर उन बिखरी तस्वीरों के बीच एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वही डायरी जिसे कैरन ने कहानी की शुरुआत में खोजा था। पीटर ने जैसे ही उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। पन्नों पर कायाको की लिखावट थी और हर पंक्ति में बस एक ही नाम बार बार लिखा गया था, पीटर। डायरी की इंटेंस भावनाओं से लिपटी एक एंट्री में लिखा था, मैं किसी को जान से ज्यादा चाहती हूँ, पर उसने आज तक मुझे पलटकर भी नहीं देखा। पीटर, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुमने मुझे पागल बना दिया है। पीटर के हाथ कांपने लगे। इसी दौरान उसकी नजर कमरे के कोने में बने क्लोजेट पर पड़ी। उस क्लोजेट के दरवाजे पर कायाको के चेहरे की फटी हुई तस्वीरें लगी हुई थी। पीटर धीमे कदमों से क्लोजेट के पास पहुंचा और उसका दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऊपर की छत में एक छोटा सा ढक्कन दिख रहा था, वही रास्ता जो एटिक तक जाता था। जैसे ही पीटर ने वो ढक्कन हटाया, कायाको की लाश सीधा नीचे आ गिरी। उसका शरीर सड़ चुका था, त्वचा पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी। ये दृश्य इतना भयावह था कि पीटर का दिल कांप उठा। घबराकर वो तुरंत कमरे से बाहर भागा। कैरन भी सहमी हुई उसके पीछे निकल आई। पीटर ने हिम्मत जुटाकर तोशियो का कमरा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी सांसें रुक गई। बिना कुछ कहे वो लड़खड़ाते कदमों से वहां से बाहर निकल गया। कैरन ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला और जो दृश्य उसने देखा वो किसी बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा डरावना था। छत से कायाको का पति ताकेओ लटका हुआ था। उसके गले में उलझे हुए बालों से बना एक भयानक फंदा था और उससे भी डरावनी बात ये थी कि तोशियो का भूत उसकी लाश को झुला रहा था, जैसे वो किसी खेल में मग्न हो। कैरन की आंखों के सामने अतीत के वो भयानक पल एक एक कर घूमने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सच्चाई दिखा रही हो। 3 साल पहले ताकेओ को अपनी पत्नी कायाको की डायरी मिल गई थी। जैसे ही उसने वो पन्ने पढ़े और जाना कि कायाको का दिल पीटर के लिए धड़कता है, उसका खून खौल उठा। प्यार में चोट खाया पति अब हैवान बन चुका था। क्रोध में पागल ताकेओ ने कायाको को बेरहमी से पीटना शुरू किया, इतने जोर से कि उसकी हड्डियां चटकने लगी। फिर उसने उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। लेकिन इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा गवाह था तोशियो, उसका मासूम बेटा, जिसने अपनी माँ को अपने ही पिता के हाथों मरते देखा। ताकेओ का पागलपन यही नहीं रुका, उसने तोशियो और उसकी प्यारी बिल्ली दोनों को पानी में डुबोकर मार डाला, जैसे अब उसे किसी मासूमियत से भी नफरत हो गई हो। इसी बीच कायाको प्रेतनी बन चुकी थी। उसने ताकेओ को उसके किए की सजा देते हुए अपने बालों की मदद से फांसी लगा दी। अतीत की झलक के बाद कहानी फिर वर्तमान में लौट आई। कैरन नीचे भागी ही थी कि सामने डग आ गया, बुरी तरह जख्मी और कमजोर। उसने उसे सहारा देने की कोशिश की, तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर गई। कायाको हाथ पांव के बल रेंगती हुई नीचे आ रही थी। बिखरे बाल, डरावनी आंखें और निशाना सिर्फ एक, कैरन और डग। कैरन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कायाको हर तरफ से उसका रास्ता रोक रही थी। उसकी आंखों के सामने ही डग मारा गया और कायाको गायब हो गई। कैरन ने टूटे दिल से डग को अपनी बाहों में लिया, तभी उसके हाथ में डग का लाइटर आ गया। बदले की आग अब उसकी आंखों में थी। उसकी नजर नाकागावा के लाए पेट्रोल गैलन पर पड़ी। उसने गैलन गिराया, लाइटर जलाया, लेकिन तभी कायाको ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैरन अब डर से परे थी। उसने जोर से लाइटर पेट्रोल पर फेंका। अगले ही पल घर जल उठा। श्राप अब आग की लपटों में था। कैरन की जब आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसे बहुत छोटी मोटी ही चोट लगी थी, लेकिन डग की लाश पूरी तरह जल गई थी। वहां के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने समय रहते घर को पूरी तरह जलने से बचा लिया। इस वजह से कैरन के सारे किए पर पानी फिर गया। हॉस्पिटल के लोग कैरन को डग की लाश के पास ले गए। कैरन ने जब डग का कफन हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो कायाको उसके बगल में खड़ी उसे ही घूर रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। गाइस, हमने शॉर्टफ्लिक्स नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। दरअसल कई बार यूट्यूब हमारी वीडियोस को प्रमोट करने में चूक जाता है, इस वजह से आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंच नहीं पाती। इस चैनल पर हम हर वीडियो अपलोड होते ही उसकी लिंक डाला करेंगे। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन इट। धन्यवाद।